बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 9 स्टार्ट किया हुआ है, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस और पल्मोनिक स्टेनोसिस पढ़ाई हुई थी। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को आयोर्टिक स्टेनोसिस और कोआर्क्टेशन ऑफ आयोर्टा पढ़ाऊँगी। ये दोनों भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में से 2 डिजीज़ है। इस वीडियो लेक्चर के बाद ये जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ये कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पे होगा। लास्ट ये 2 डिजीज़ रहते हैं जो कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ हम पढ़ रहे थे उनमें से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के आयोर्टिक स्टेनोसिस की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है। तो आप लोगों को पता है कि आयोर्टिक स्टेनोसिस जब आयोर्टा की जो आयोर्टिक वाल्व होती हैं उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो जब टाइटली बंद हो जाती हैं और ओपन नहीं हो पाती सही तरीके से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आयोर्टिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है aortic stenosis is an obstruction to the outflow from the left ventricle at or near the aortic valve that cause a systolic pressure gradient of more than 10 mmHg, account for 7% of congenital heart diseases। यानी आयोर्टिक स्टेनोसिस कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि या तो आयोर्टिक वाल्व में है या आयोर्टिक वाल्व की जो नियर एरिया है उसमें है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड की आउटफ्लो नहीं हो पा रही है, इस कंडीशन को हम कहते हैं आयोर्टिक स्टेनोसिस, जिसकी वजह से जो सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेडियंट है वो 10 mmHg से बढ़ जाती हैं। और ये जो आयोर्टिक स्टेनोसिस के केसेस होते हैं वो 7%, जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं तो उनमें 7% केसेस आयोर्टिक स्टेनोसिस के भी होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। 3 टाइप्स में से फर्स्ट वन जो है वो वाल्वुलर स्टेनोसिस है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वाल्व की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वाल्व जो है वो टाइट हो जाती है, सही तरीके से वो ओपन नहीं हो पाती, आयोर्टिक वाल्व, जिसको कहते हैं वाल्वुलर स्टेनोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बात आपने याद रखनी है, सबसे कॉमन जो है वो वाल्वुलर स्टेनोसिस है। उसके बाद सब वाल्वुलर, या हम कह सकते हैं कि सब आयोर्टिक स्टेनोसिस है, जिसमें इन्वॉल्व्स द लेफ़्ट आउटफ्लो ट्रैक, यानी लेफ़्ट आउटफ्लो ट्रैक जो है कि लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है वहाँ से जो आउटफ्लो हो रही है आयोर्टा के थ्रू, तो उसमें किसी भी जगह पे अगर आ जाती है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको हम कहते हैं सब वाल्वुलर और सब आयोर्टिक स्टेनोसिस। इसके बाद सुप्रा वाल्वुलर जो है अगर इन्वॉल्व्स द असेंडिंग आयोर्टा एंड इज़ लीस्ट कॉमन। अगर असेंडिंग आयोर्टा में जो असेंडिंग आयोर्टा जो ऊपर की तरफ गई हुई है उस एरिया पे, देखिए यहाँ पे सब आयोर्टिक या सब वाल्वुलर था ना, इसका मतलब ये है कि वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो डिसेंडिंग आयोर्टा होता है उसमें अगर कोई सामने से अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और जो सुप्रा वाल्वुलर है इसका मतलब ये है कि जो असेंडिंग आयोर्टा है जो सुपीरियर साइड की तरफ गया हुआ है अर्क ऑफ आयोर्टा में, वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, और ये लीस्ट कॉमन होती है, मीन्स कि इतना ज़्यादा जो है इसके केसेस नहीं आते, सबसे कॉमन वाल्वुलर स्टेनोसिस ही है। ये आपने याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। हीमोडायनामिक्स देख ले कि आयोर्टिक स्टेनोसिस के दौरान हीमोडायनामिक्स क्या होती हैं। Pressure hypertrophy of the left ventricle and left atrium with obstruction to flow from the left ventricle। ज़ाहिरी सी बात है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से बाहर आउटफ्लो नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है। वहाँ पे जब जमा हो जाता है तो जमा हो के जब फुल हो जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो लेफ़्ट एट्रियम में चली जाती है, उसमें भी ब्लड फुल हो जाती है। तो इसी वजह से प्रेशर हाइपरट्रोफी लेफ़्ट वेंट्रिकल की हो जाती है, उसमें प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है।
माइल्ड आयोट्रिक स्टेनोसिस अगर है तो उसमें प्रेशर जो होता है वो 0 to 25 mmHg होता है, और अगर मॉडरेट अगर आयोटिक स्टेनोसिस है तो उसमें लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो प्रेशर होता है वो 50 to 75 mmHg होता है, 25 to 50 mmHg होता है। और अगर सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो उसमें 50 to 75 mmHg, और अगर ग्रेटर देन 75 mmHg प्रेशर है तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस है। तो ये डिग्रीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के। प्रेशर आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि विद इन द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंग्रेडिएंट जो है वो 25 to 50 mmHg है। अब ये किस कैटेगरी की एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो आपको याद हो कि ये मॉडरेट आयोटिक स्टेनोसिस है। अगर प्रेशर ग्रेटर देन 75 हो जाएगी तो फिर ये क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस कहलाएगी। ये आपने कैटेगरीज याद रखने हैं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देख ले तो माइल्ड आयोटिक स्टेनोसिस में प्रेजेंट विद एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, इजी फैटिगेबिलिटी बट यूजुअली एसिम्टोमेटिक। ज़्यादातर माइल्ड आयोटिक स्टेनोसिस एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करती, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि बंदा आसानी से थक जाता है और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस उसको होती है, वो एक्सर्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मॉडरेट आयोटिक स्टेनोसिस के दौरान चेस्ट पेन हो सकती हैं, डिस्निया हो सकती हैं यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती हैं, और जब एक्सर्शन करते हैं उस टाइम डिस्निया होती है यानी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब कोई भाग दौड़ करते हैं, कोई ज़्यादा काम करते हैं तो उस टाइम यानी वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है ना, तो इस वजह से एक्सर्शन नहीं कर पाते, उनको एक्सर्शन के दौरान डिस्निया हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डिजीनेस होती है, चक्कर आती हैं और सेंकोप होता है। सेंकोप कहते हैं कि जब सेंकोप तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये इसलिए होती है क्योंकि जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई में रुकावट होती है तो उस टाइम एकदम से बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है, तो इसको सेंकोप कहा जाता है। तो ये भी होता है मॉडरेट में। सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस जब होती है तो उसमें पल्सेस जो है वो वीक होते हैं, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, प्रेशर हाइपरट्रोफी, और उसके बाद फेलियर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट की हो जाती है जिसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल थ्रस्ट एट द एपेक्स, जो एपेक्स होता है वहाँ पे थ्रस्टिंग होती है। थ्रस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स पल्पेबल पल्सेशन को। जब आप लेफ़्ट साइड जो हार्ट है लेफ़्ट वेंट्रिकल के ऊपर एपेक्स पे हाथ रखते हो तो वहाँ पे आपको पल्सेशन फील होती है, आपके हाथों पे पल्सेशन जो है आप पल्पेट अपने हाथों से कर सकते हो। तो ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड होती है इस साइड में, तो यहाँ पे एपेक्स पे जो बीट है वो बरकरार रहते हैं एपेक्स पे, और आप उसको हाथ से पल्पेट भी कर सकते हो जिसको कहा जाता है थ्रस्ट। सिस्टोलिक थ्रिल एट द बेस एंड सुप्रास्टर्नल नोच, हार्ट की जो बेस है और सुप्रास्टर्नल नोच जिस एरिया पे है, सुप्रास्टर्नल नोच का जो एरिया है ये आप गूगल से पिक्चर आप जो है वो सर्च कर ले, आपको सुप्रास्टर्नल नोच जो है उसकी पिक्चर मिल जाएगी। मैंने 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ाते वक्त आपके साथ कम्युनिटी में भी शेयर की थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस एरिया पे जो हार्ट की बेस है उस पे या सुप्रास्टर्नल नोच जो है वहाँ पे सिस्टोलिक थ्रिल होती है। सिस्टोलिक थ्रिल का मतलब है कि ये एक वाइब्रेटरी सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन की तरह सेंसेशन वहाँ पे, अगर हम सुप्रास्टर्नल नोच पे अगर हम हाथ डाल के देख ले तो वहाँ पे हमें वाइब्रेशन जैसी फीलिंग होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट में जब लाउड हार्ट मरमर होती है, मरमर साउंड होती है, तो उस टाइम जब हम पल्पेशन करते हैं तो हमें वाइब्रेशन सा फील होता है इस एरिया पे, और जब हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं तो हमें लाउड मरमर साउंड सुनाई देती हैं। ट्रीटमेंट क्या है आयोटिक स्टेनोसिस की, तो बैलून वाल्वोप्लास्टी की जा सकती है, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू बैलून इंसर्ट की जाती हैं और फिर बैलून इंसर्ट करने के बाद उस बैलून के थ्रू इस वाल्व को ओपन किया जाता है।
Aortic insufficiency and restenosis is likely after surgery and may require valve replacement. कभी कभार इस तरह हो सकता है कि सर्जरी के बाद aortic insufficiency हो जाती है, यानी वाल्व को इस बैलून वाल्वोप्लास्टी के थ्रू एक बार ओपन कर देते हैं तो दोबारा वो सही तरीके से बंद नहीं हो पाती, खुली ही रह जाती है, जिसे aortic insufficiency कहा जाता है। और मे भी इस तरह भी हो सकता है कि रीस्टेनोसिस भी हो सकती है, दोबारा वो उसकी नैरोइंग हो सकती है। और जब इस तरह हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, वाल्व को हम रिप्लेस कर देते हैं, आर्टिफिशियल वाल्व लगा देते हैं। एक्टिविटी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन माइल्ड आयोट्रिक स्टेनोसिस। अगर माइल्ड आयोट्रिक स्टेनोसिस है तो उस टाइम एक्टिविटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं किए जाते। मॉडरेट टू सीवियर अगर आयोट्रिक स्टेनोसिस है तो उस टाइम हम कम्पिटिटिव स्पोर्ट वगैरह जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज इंटॉलरेंस इनकी होती है, एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है दूसरा डिजीज़ कोआर्क्टेशन ऑफ आयोर्टा। तो कोआर्क्टेशन ऑफ आयोर्टा के बारे में मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि कोआर्क्टेशन कहते हैं नैरोइंग को। जब आयोर्टा की नैरोइंग हो जाती है तो उस नैरोइंग को कहा जाता है कोआर्क्टेशन ऑफ आयोर्टा। लिखा है इज नैरोइंग ऑफ द आयोर्टा एट द वेयरिंग पॉइंट एनीवेयर फ्रॉम द ट्रांसवर्स आर्क टू द इलीक बाइफर्केशन। के आयोर्टा की नैरोइंग होती हैं उसकी जो ट्रांसवर्स आर्क है, यानी वो जो ट्रांसवर्स हो जाती हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन ले लेती हैं, वहाँ से लेके फिर इलीक रीजन में जाके वो जो टू में डिवाइड होती है, एक लेफ़्ट लेग साइड में जाती है, दूसरा राइट लेग में चला जाता है। तो ये जो बाइफर्केशन एरिया है, यहाँ तक किसी भी एरिया में अगर नैरोइंग हो जाए आयोर्टा की तो वो कहलाती है आयोर्टिक कोआर्क्टेशन ऑफ आयोर्टा। 98% ऑफ कोआर्क्टेशंस आर जक्स्टाडक्टिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जक्स्टाडक्टिल जो कोआर्क्टेशन होते हैं वो 98% तक, या 98% तक जो केसेस होते हैं कोआर्क्टेशन के वो इस एरिया में होते हैं, जक्स्टाडक्टिल होते हैं। जक्स्टाडक्टिल कहते हैं ये एक पोर्शन होता है आयोर्टा का कि जिस पोर्शन में हेड और आर्म के लिए जो आर्टरीज जो है वो निकलती है। एक आर्टरी जो है वो आर्म्स के साइड पे चली जाती है और एक जो है वो ऊपर हेड साइड पे चला जाता है। वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके छोटी सी एरिया होती है और उस एरिया में अगर कोआर्क्टेशन हो जाए तो ये जक्स्टाडक्टिल कोआर्क्टेशन कहलाती हैं। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट, ये जो कोआर्क्टेशन हुई है ये जक्स्टाडक्टिल कोआर्क्टेशन है। यहाँ पे जो कोआर्क्टेशन हुई है ये जक्स्टाडक्टिल है। देखिए ये हेड साइड के लिए ये चली जाती है आर्क ऑफ आयोर्टा के दो आर्टरीज, और ये जो है एक यहाँ पे चली जाती हैं आर्म साइड पे। तो इसके नीचे बिल्कुल नीचे ये यहाँ पे जो कोआर्क्टेशन बनी हुई है इस एरिया पे ये कहलाती है जक्स्टाडक्टिल कोआर्क्टेशन। मेल फीमेल रेशो अगर हम देख ले तो 3:1 है। ये मेल में ज़्यादातर पाया जाता है। रिसर्च जब किया गया है तो देखा गया है कि जो मेल बच्चे होते हैं, बॉय बेबी होते हैं, तो उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अकाउंट फॉर 7% ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तमाम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में इनकी भी जो परसेंटेज है और कोआर्क्टेशन की वो भी 7% है। ये परसेंटेज भी आपने याद रखनी है। हीमोडायनेमिक्स क्या होती हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटफ्लो, प्रेशर हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड की आउटफ्लो नहीं होती है, सामने ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं और ब्लड की आउटफ्लो नहीं होती, तो उस वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्योंकि आयोर्टा तो बंद है, वो तो उसकी नैरोइंग है उसकी, वहाँ से सही तरीके से ब्लड नीचे बॉडी की तरफ जा नहीं रही होती है, तो वो वेंट्रिकल में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देख ले कोआर्क्टेशन की तो लिखा है क्लासिकल साइन ऑफ कोआर्क्टेशन आर डिमिन्यूशन और एब्सेंस ऑफ फीमोरल पल्सेस। अगर फीमोरल पल्सेस डिमिन्यूशन उनकी हो जाती है यानी रिडक्शन हो जाती है, वो उनकी रिड्यूस पल्सेशन होती है, या फिर अगर एब्सेंस पल्सेशन होती है तो ये क्लासिकल साइन है। हम समझ जाते हैं कि शायद आयोर्टा की कोआर्क्टेशन हो गई है।
हायर ब्लड प्रेशर इन द अपर एक्सट्रीमिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ब्लड प्रेशर जो है उसमें चेंजेस होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाई ब्लड प्रेशर होती है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड प्रेशर लोअर होती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स के यहाँ पे आयोटा निकला हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से। आयोटा निकलता है, आयोटा के निकलने के बाद इसकी जो यहाँ पे इसकी जिस रास्ते से आई हुई है तो इसमें यहाँ पे पहुँच के ये जो यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है तो ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चली जाती है। इससे नीचे जाके इससे नीचे जाके फिर यहाँ पे क्वार्टेशन बनती है इस एरिया पे। तो इसीलिए जो नीचे वाला हिस्सा है उसके लिए ब्लड सप्लाई रुक जाती है और जो अपर वाला हिस्सा होता है इसके लिए ब्लड सप्लाई इंटैक्ट रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड प्रेशर जो है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी। 90% हैव सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। 90% केसेस में अपर एक्सट्रीमिटीज़ की सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है। पल्स डिस्क्रिपेंसी बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट आर्म, और राइट और लेफ़्ट आर्म में फिर पल्स डिस्क्रिपेंसी होती है, यानी उसमें डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है लेक ऑफ सिमिलरिटी। दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा ब्लड जाती है तो उसमें पल्सेशन बाउंडिंग पल्सेशन होती है और दूसरी साइड पे इतनी नहीं जाती क्योंकि उस साइड पे फिर ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस गए हुए हैं वहाँ से फिर डिवाइड होना पड़ता है, तो इस वजह से दूसरे साइड पे जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए डिस्क्रिपेंसी भी आ जाती है। With severe coarctation, लोअर एक्सट्रीमिटी हाइपोपरफ्यूजन। अगर सीवियर कोआर्क्टेशन हो जाती है तो लोअर एक्सट्रीमिटी में हाइपोपरफ्यूजन भी होती है क्योंकि ज़्यादा नेरोइंग अगर है तो नीचे एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ लेग्स की तरफ ब्लड नहीं जाती, तो इसलिए हाइपोपरफ्यूजन होती हैं। एसिडोसिस वहाँ पे हो जाती है, अगर ब्लड नीचे जाती नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ है तो उसको वो ऊपर लंग्स की तरफ भी नहीं आती, उसको उठाने वाला वहाँ से नहीं होता अगर ब्लड नहीं है, तो इसीलिए एसिडोसिस हो जाती है। साथ में हार्ट फेलियर हो सकती है और शॉक भी हो सकती है। डिफरेंशियल साइनोसिस इफ़ डक्टस इज़ स्टिल ओपन। अगर डक्टस जो है वो अब भी ओपन है, यानी अगर PDA है साथ में लेटेंट डक्टस एट्रियोसस है वो बंद अभी तक नहीं हुई है तो फिर डिफरेंशियल साइनोसिस हो सकती है। डिफरेंशियल साइनोसिस मींस के जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें बिल्कुल साइनोसिस हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती हैं, और जो अपर एक्सट्रीमिटी के नेल बेड्स वगैरह है वो नॉर्मल होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, क्योंकि अपर साइड में ये जो डक्टस एट्रियोसस है इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक चैनल होती है ना कि जिसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा जो है वो आपस में मिले होते हैं, तो इससे जो जब लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर बढ़ जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड जो है वो इस डक्टस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाती हैं और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो वेन है उसके पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके थ्रू ये चली जाती है ऊपर लंग्स की तरफ, और लंग्स की तरफ जाते वक्त ये इस डक्टस के थ्रू दोबारा से जो है वो डक्टस के थ्रू चली जाती है आयोर्टा में, और आयोर्टा में डक्टस के थ्रू जब चली जाती है तो ये जो सुपीरियर साइड ऑफ द आयोर्टा जो है उसमें बनी हुई थी एक वो जो कोआर्क्टेशन बनी हुई थी, वहाँ पे नेरोविंग हो गई थी, तो वो थोड़ा सा सुपीरियर साइड में होता है, और ये जो डक्टस बनी होती है आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान ये थोड़ा सा उस कोआर्क्टेशन के नीचे होता है, यानी कोआर्क्टेशन जिस एरिया पे बनी है, जिस एरिया पे नेरोविंग हुई है, तो ये पल्मोनरी जो आर्टरी और आयोर्टा के दरमियान की जो ये चैनल है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टल साइड पे होता है, तो इस वजह से क्या होता है इस कोआर्क्टेशन के नीचे एरिया में यहाँ इस डक्टस के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती रहती है। इसीलिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे जाके ट्रीटमेंट में आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे ही आप लोगों को समझा देती हूँ कि हम ऐसे ड्रग दे देते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसको यहाँ पे मेंटेन रख सके। PGE1 जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं इस टाइम, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ताकि ये मेंटेन रह सके और ये जो डक्टस है ये बंद ना हो। अगर ये डक्टस बंद नहीं होती तो कुछ हद तक ब्लड सप्लाई जो है वो बॉडी को इस एरिया के थ्रू होती रहती है,
क्वार्टेशन के, नीचे से इस डक्टस के थ्रू। तो इसीलिए डक्टस एट्रियोसस अगर प्रेजेंट है तो इससे क्वार्टेशन के दौरान हेल्प मिल जाती है कि बेबी इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ज़िंदा रह सकता है। फिर लिखा है कार्डियोमेगेली रिप नोचिंग एट एक्सरे। कार्डियोमेगेली होती हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसकी हाइपरट्रोफी होती हैं, और रिप नोचिंग ऑन एक्सरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको कहा जाता है रिप की नोचिंग होना, यानी नोक बनना रिप्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा नोक जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसलिए होता है, ये जो नोचिंग है ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो इन्फीरियर मार्जिन्स होते हैं, थर्ड से लेके 8 रिप्स तक जो इन्फीरियर सुपीरियर्स के मार्जिन्स होते हैं, तो इसमें इस तरह की वो एक जो है वो बन जाती है, इस तरह की इस किस्म की निशान जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई। तो ये इसलिए होती है क्योंकि इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा पल्सेशन होती है यहाँ इस एरिया में। उनकी पल्सेशन ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पे ज़्यादा वो पल्सेशन उनकी होने की वजह से इंट्राकोस्टल आर्टरीज़ की, तो यहाँ पे इस तरह के निशान बन जाते हैं। उनकी रिब्स की डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मिटी होती है, सही तरीके से वो रिब्स जो है वो नहीं बन पाते, तो इसीलिए ये होता है। इसको कहा जाता है कि रिप नोचिंग ऑन एक्सरे। फिर लिखा है एब्सेंस ऑफ फीमोरल पल्सेस। ज़ाहिरी सी बात है कि नीचे ब्लड अगर जाने ही रही है, अगर सीवियर क्वार्टेशन है, तो इसकी वजह से फीमोरल पल्सेस एब्सेंट होते हैं। रेडियल पल्सेस फुल आर बाउंडिंग एंड फीमोरल आर पोप्लीटियल पल्सेस वीक आर एब्सेंट। ज़ाहिरी सी बात है कि ऊपर ब्लड सप्लाई हो रही है सुपीरियर साइड से, तो इस वजह से क्या होता है कि रेडियल पल्स बाउंडिंग होते हैं या फुल होते हैं, और जो फीमोरल पल्स और पोप्लीटियल पल्सेस है वो वीक और एब्सेंट होते हैं। लेग पेन होता है, फटीग महसूस होती है, और साथ में नोज़ ब्लीडिंग भी होती है। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिप नोचिंग का बताया स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे सही तरीके से शो इतना नहीं है। मैं कम्युनिटी में इसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शो कर दूँगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। आज मैं शेयर करूँगी वहाँ आप लोगों के साथ, वहाँ पे सही तरीके से वो बिल्कुल, यहाँ पे इतना ज़्यादा शो नहीं है। यहाँ पे क्वार्टेशन जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है, नोचिंग इतना सही यहाँ पे शो नहीं है। वहाँ पे जो पिक्चर में मुझे मिली थी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें सही तरीके से दिखाई देती है वो जो नोचिंग है एक्सरे पे। विथ सीवियर क्वार्टेशन मेंटेनिंग द डक्टस विथ प्रोस्टाग्लैंडिन ई इज़ एसेंशियल। अब देखिए स्टूडेंट्स की ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एडमिनिस्टर करते हैं ताकि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E जो है वो मेंटेन रह सके और डक्टस बंद ना हो। और ये क्यों बंद ना हो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वार्टेशन है उससे थोड़ा सा नीचे ब्लड सप्लाई जो है इस डक्टस की वजह से मेंटेन रहती है, तो कुछ हद तक ब्लड सप्लाई उस बच्चे के बॉडी में होती रहती है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहता है। सर्जिकल इंटरवेंशन इसकी ट्रीटमेंट है। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल की डिसफंक्शन हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। एंजियोप्लास्टी कुछ सेंटर्स में की जाती हैं। रिक्वार्टेशन कैन ऑकर, बैलून एंजियोप्लास्टी इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। प्रोसीजर ऑफ चॉइस इसमें बैलून एंजियोप्लास्टी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिक्वार्टेशन हो जाती है, दोबारा से वो जो है वो दोबारा से नैरोइंग उस एरिया की हो जाती है। तो उस टाइम उसको बिल्कुल जो है उस नैरो एरिया को काट के फिर वहाँ पे एनास्टोमोसिस की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नैरो एरिया है, जो 3 रेड लाइंस यहाँ पे ली गई हैं, तो इन 3 रेड लाइंस से ये जो नैरो एरिया है इसको काटा जाता है, जो क्वार्टेशन है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, काटा जाता है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से उसको काट के फेंक के ये जो नीचे वाला आयोटा का हिस्सा है इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के, ऊपर आयोटा को थोड़ा सा नीचे खींच के यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की गई है, इसको कहा जाता है एनास्टोमोसिस। अब ये जो स्टिचिंग लगाई गई है जब ये ठीक हो जाएगी तो ये बिल्कुल आयोटा जो है, आयोटा में जो सर्कुलेशन है वो इंटैक्ट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेज़। साइनोटिक जो हार्ट डिजीज़ेज़ थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेज़ पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।